नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं, जब जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर में राज्य जांच एजेंसी यानी एसआईए ने आतंकी साजिश के मामले में दक्षिण कश्मीर में 20 स्थानों पर छापा मारा है। ये कार्रवाई ऐसे समय पर की गई है जब आतंकियों के सहयोगियों और ओवरग्राउंड वर्करों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। ये लोग कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित आकाओं के लिए माध्यम के रूप में काम कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार तकनीकी निगरानी से पता चला है कि क्षेत्र में कई स्लीपर सेल सीधे सीमा पार में आतंकी आकाओं के संपर्क में। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां दक्षिण कश्मीर में एसआईए के छापे पड़े हैं। आतंकी साजिश से जुड़े 20 ठिकानों पर ये छापे डाले गए हैं और ओजीडब्ल्यू यानी ओवरग्राउंड जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर पैनी नज़र है, निगरानी भी बढ़ा दी गई। हमारे साथ हमारे संवाददाता शेख दाऊद जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करेंगे। शेख, लगातार जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसके बाद से ही कश्मीर में जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनके ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। ऐसे में यह जो नया छापा पड़ा है 20 स्थानों पर राज्य जांच एजेंसी की तरफ से, इस पूरे छापेमारी के बारे में बताइए, ये कैसे संभव हुआ और क्या कुछ निकल कर आया? बिल्कुल कुणाल, जिस तरह आपको मैं बताता चलूं कि जिस तरह पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद यहाँ पे जो सिक्योरिटी है या कई एजेंसियां हैं वो चौकस हो गई और लगातार हर रोज कहीं ना कहीं वो छापामारी या तलाशी कार्रवाई जारी चल रहा है। और कल ही साउथ कश्मीर के 20 अलग अलग जगहों पे उन्होंने छापामारी की और उसमें देखा गया है कि जहां जहां पे उन्होंने छापा मारा कहीं ना कहीं उनका जो लिंक है या ओजीडब्ल्यू है या मिलिटेंसी तंजीमों के साथ उठना बैठना है। इस हवाले से उनके घर में जो तलाशी कार्रवाई और उनके जो कुछ डॉक्यूमेंट है और खून जो लैपटॉप है उन पे नजर रखा है। कहीं न कहीं ये देख रहा है कि जो पहलगाम में अटैक हुआ है इनके साथ कोई इनमें मुलव्वस न हो, इसलिए ये कार्रवाई बड़ी तेजी से चला रहे हैं। और इसके हवाले से आपको मैं बताता चलूं कि जम्मू कश्मीर में हर नुक्कड़ पे हर जगह पे तलाशी कार्रवाई जारी है और सिर्फ इसी चीज पे नजर रखते हैं कि जो पहलगाम में अटैक हुआ है इसके पीछे किस किस का हाथ है। जी गुलाम। शेख, लगातार जम्मू कश्मीर में स्लीपर सेल्स की बात हमेशा से चलती आ रही है। एनआईए के तरफ से काफ़ी अभियान चलाया जाता है। ये एसआईए का अभियान क्या इसी स्पीड से बराबर चलते रहता है या इस बार इसकी जो स्पीड है ज़्यादा तेज़ हुई है? नहीं, बिल्कुल इस बार ज्यादा स्पीड तेज हो गई क्योंकि जिस तरह ये अटैक हुआ है यहाँ पे किसी ने सोचा भी नहीं है और इस तरह जो मिलिटेंटों ने ये जो वाक़ा पेश किया है पहलगाम में, इसलिए एनआई और एसआई ने जो स्पीड है कार्रवाई में थोड़ा तेज कर दी गई है। और जितने भी पुराने जो यहाँ के लोकल जो मिलिटेंट है या ओजीडब्ल्यू है उन पे नजर रखते हैं, उनको बुलाते हैं, उनको पूछताछ चल रही है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि आखिरकार यहाँ के जो लोकल ओजीडब्ल्यू है उनका साथ इस अटैक में ना हो। बहुत शुक्रिया शेख आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। इस बीच अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जनपदों में अवैध रूप से सरकारी और निजी भूमि पर बने धार्मिक स्थलों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया है। बीते कुछ दिनों में सैकड़ों अवैध मदरसे, मस्जिदें, मज़ारें और ईदगाह को चिन्हित कर उन पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की बड़ी कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अवैध कब्जों और बिना मान्यता संचालित धार्मिक संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई रविवार को भी जारी रही। प्रदेश के पीलीभीत, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में प्रशासन द्वारा अवैध धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर उन पर प्रशासन ने चाबुक चलाया। मुख्यमंत्री का साफ निर्देश है कि किसी भी धर्म के नाम पर भूमि अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों की अनदेखी करने वालों पर कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं यूपी नेपाल बॉर्डर से जुड़ी हुई, जहां अवैध धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई हुई है और बॉर्डर से सटे जिलों में 350 से अधिक अवैध स्थलों पर यह कार्रवाई की गई है। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह भी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। आनंद, अब लगातार अवैध अतिक्रमण तो वैसे अवैध ही होता है, उसके ऊपर जिस तरह से योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन चलता रहा है,
ऐसे में अब क्या यह कहा जा सकता है कि उसका दायरा थोड़ा सा और बढ़ गया है? अब जो बॉर्डर्स एरिया है उनके तरफ भी जो अतिक्रमण है उनको भी नहीं बख्शा जाएगा? और ये जो पूरा नया सीन क्रिएट हुआ है इसके बारे में भी अपडेट दे दीजिए। और अभी तक कितने जो ऐसे अतिक्रमण के क्षेत्र में मकान, दुकान इत्यादि थे उनको ध्वस्त किया गया? बिल्कुल कुणाल, देखिए पहलगाम का जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद से ही चाहे वो बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, उनकी पहचान का जो एक काम था वो शुरू किया गया, उनको ट्रेस किया गया, उनको देश से निकाला गया। और उसके साथ ही साथ जो तमाम सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जिले हैं नेपाल से जो हमारी सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की, वो चाहे बलरामपुर हो, महाराजगंज हो, चाहे श्रावस्ती हो, बहराइच हो, सिद्धार्थनगर हो, तमाम जगहों पर जो अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा है। अगर बात करें बीते कुछ दिनों में तो 350 से भी से भी अधिक जो अवैध अतिक्रमण था, चाहे वो मजारे रहे हों, मदरसे रहे हों, उनको हटाया गया है। श्रावस्ती में 100 से भी अधिक, सबसे अधिक संख्या की अगर बात करें तो श्रावस्ती में 100 से भी अधिक अवैध ढांचे हटाए गए हैं। इसके साथ ही साथ तमाम जो दूसरे जिले हैं, पीलीभीत से लेकर लखीमपुर तक, तमाम जो नेपाल से लगे जिले हैं, 0 माइल स्टोन से 15 किलोमीटर अंदर तक ये पूरी कार्रवाई की जा रही है कुणाल। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि बिल्कुल एक चीज जो अवैध अतिक्रमण है उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है, लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि सरकार ने ये तय कर लिया कि जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां से किसी तरह का कोई अवैध अतिक्रमण ना हो, और साथ ही साथ देश के लेकर कोई वहां से खतरा ना हो, कोई अराजक तत्व वहां पर अपनी मनमानी न करने पाए। इन तमाम चीजों को देखते हुए सरकार कदम उठा रही है। आनंद, अभियान लंबा चलेगा? बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि जैसा मैंने बताया कि पहलगाम हमले के बाद से अभियान चल रहा है और लगातार अब तक चलता ही जा रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब तक एक एक अतिक्रमण को हटा नहीं लिया जाएगा तब तक ये अभियान चलता रहेगा। बहुत धन्यवाद आनंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और अगली बड़ी खबर उत्तराखंड के चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई है, जहां 4 दिनों के अंदर कई लोगों ने दर्शन किया है। और यदि कुल 12 दिन का रिकॉर्ड देखा जाए तो तकरीबन 5.5 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में प्रतिदिन 19 से 20 हजार श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। पंजीकरण का आंकड़ा 27 लाख को पार कर चुका है। मौसम की चुनौतियों के बावजूद केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ है। पर्यटन विभाग के अनुसार 30 अप्रैल से 11 मई तक चारों धाम में 5.5 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इसमें यदि ब्रेकअप वाइज देखा जाए तो केदारनाथ धाम में तकरीबन 2.27 लाख, बद्रीनाथ धाम में 1.17 लाख, गंगोत्री में 9,000 से कुछ ज़्यादा और यमुनोत्री में 1.13 लाख लोगों ने दर्शन किया है। तो ये आंकड़े जारी किए गए हैं। और पंजीकरण के आंकड़े के बारे में भी यदि बात करें तो वो 27 लाख के पार चला गया है। सतीश कोठारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे। सतीश, जब से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई है तब से लगातार श्रद्धालुओं की संख्या दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में जो ये आंकड़े आए हैं 12 दिन के भीतर 5.5 लाख लोगों ने दर्शन किया है, अभी इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का इस बार व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ कहना है और आगे कितनी अधिक संख्या में लोग दर्शन करने पहुंचेंगे, जो भी अपडेट है आपके पास दर्शकों से साझा कीजिए। देखिए, मैं बात करूँ ऑनलाइन पंजीकरण की, वो लगभग 27 लाख है। फिर ऑफलाइन पंजीकरण है, फिर लोग जो लोकल लोग हैं उनका जाना है। तो लगभग ये लगाइए आपकी लगभग इस समय यात्रा का जो बनाया जा रहा है, लगभग 80 लाख यात्रियों की बात हो रही है कि लगभग 80 लाख यात्री इस समय दर्शन करेंगे। क्योंकि इस बार जो है जिस तरीके से ये जम्मू कश्मीर में जो हुआ उसको लेकर जो है, जो वहाँ का पर्यटक था, जो वहाँ की स्थितियां थी, वो लोग सारे उत्तराखंड की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। और उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर जिस हिसाब से व्यवस्थाएं, जिस हिसाब से रिकॉर्ड बना रखा है इस समय, तो इस समय 80 लाख के आसपास जाएंगे यात्री। और व्यवस्थाओं की बात करूं मैं तो अभी तक की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी व्यवस्थाएं, अभी तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होती है जब बरसात का सीजन आता है, बरसात में दिक्कत होती है। अभी तो शुरुआत है और सबसे बड़ी बात है अभी तो किसी के स्कूलों की छुट्टियां भी नहीं पड़ी।
जैसे स्कूल की छुट्टियां पड़ती ही वैसे ही यात्रा का क्राउड आता है और यात्रा जो है जोर पकड़ती है। इसको लेकर लगातार अभी चल रही है और लगातार व्यवस्थाएं हो रही हैं, लगातार मुख्य सचिव व्यवस्था कर रहे हैं, लगातार गढ़वाल कमिश्नर मीटिंग कर रहे हैं, लगातार डीजीपी मीटिंग कर रहे हैं, आपदा सचिव और एनडीआरएफ तो कंटिन्यू जगी हुई ही है कि यात्रा में कोई कोताही न बरती जाए। लगातार सीएम सामने नजर बनाए रखे हुए हैं। ये है कि इस बार जो है 80 लाख के आसपास यात्रा पहुंचेगी और इस बार यात्रा में रिकॉर्ड रहेगा यात्रा का और बहुत सुचारू रूप से चलेगी। अगर मौसम साथ देता है तो यात्रा में कोई व्यवधान आने की संभावना नहीं। ठीक है, बहुत धन्यवाद सतीश आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के विधानसभा थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। रविवार देर रात यह हादसा हुआ। इस हादसे में 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा खरोरा बलोदा बाजार रोड पर उस समय हुआ जब माजदा वाहन में सवार होकर लोग बच्चों के जन्मोत्सव कार्यक्रम से लौट रहे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार माजदा वाहन जैसे ही खरोरा क्षेत्र में पहुंचा तभी विपरीत दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही 13 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 9 महिलाएं, 2 बच्चियां, 1 बच्चा और एक 6 माह का शिशु भी शामिल है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां राजधानी रायपुर के विधानसभा थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। कुल 13 लोगों ने इसमें अपनी जान गंवा दी है। 12 लोगों के घायल होने की भी बात सामने आ रही है। यह पूरी घटना खरोरा बलोदा बाजार रोड पर हुई। माजदा वाहन एक ट्रेलर ट्रक से टकरा गई और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये सभी लोग ये बच्चों के जन्मोत्सव के कार्यक्रम से लौट रहे थे। मृतकों की बात की जाए तो उनमें 9 महिलाएं, 2 बच्चियां, 1 बच्चा और एक 6 माह का शिशु भी शामिल है। तो ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, उससे जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं, जहां माजदा और ट्रक की टक्कर में 13 लोगों की जान चली गई है। इस सड़क हादसे में 12 लोगों के घायल होने की भी सूचना है। राजधानी रायपुर के विधानसभा थाना क्षेत्र की यह घटना है और ये पूरा हादसा खरोरा बलोदा बाजार रोड पर हुआ है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड पीयूष मिश्रा जुड़ गए हैं फ़ोन लाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे। पीयूष, अपने आप में बहुत ही दर्दनाक हादसा है यह, कैसे हुआ यह हादसा और हताहतों की संख्या के बारे में तो बताइएगा ही, वो हम भी बता रहे हैं। अभी तक कितने लोग घायल हैं इसके बारे में बता दीजिए और क्या स्थिति है। देखिए, ये जो हादसा है दर्दनाक तो है, लेकिन ये एक लापरवाही भी नजर आ रही है इसमें। दर्शकों को हम साफ तौर पे बता दें कि मालवाहक जो गाड़ी होती है उसमें लगातार परिवहन विभाग ये कह रहा है कि किसी प्रकार की आवाजाही व्यक्ति उसमें ना करे, लेकिन एक ही परिवार के 40 से 50 लोग तकरीबन उस मालवाहक माजदा में थे जो 2 बार पहले टकराई, उसके बाद ट्रेलर से जाके टकरा गई। उसमें तत्काल 17 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 13 महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बहुत सारे घायल हैं जिनको पहले प्राथमिक उपचार हेतु खर्रा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया था। लेकिन स्थिति बहुत जब बिगड़ती नजर आई तो उन्हें मेकाहारा शिफ्ट किया गया है, जो छत्तीसगढ़ रायपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ के जो एसडीओपी हैं वीरेंद्र चतुर्वेदी, उनका ये कहना है कि ये सारे के सारे लोग एक छठी का कार्यक्रम, जो नवजात शिशु का 6 दिन का कार्यक्रम होता है, वहां से वो कार्यक्रम से लौट रहे थे तब ये हादसा हुआ है। और अत्यधिक लोड होने के कारण और अत्यधिक तीव्र गति होने के कारण ये हादसा हुआ है, क्योंकि रोड बहुत अच्छी है वहाँ की। तो जो ड्राइवर है उसने वो गाड़ी संभाल नहीं पाया और जाके टकरा गई, जिसके कारण ये दर्दनाक हादसा हुआ है। ठीक है, बहुत धन्यवाद पीयूष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। की एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के मामलों में एक रैंकिंग रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के हिसाब से एक बार फिर संगम नगरी प्रयागराज फिसड्डी साबित हुई है। यह फिसड्डी रैंकिंग पर भी है। यूपी के 75 जिलों की सूची में प्रयागराज 74वें पायदान पर है। साफ है कि प्रयागराज के हालात कानून व्यवस्था के मामले में दुरुस्त नहीं हैं।
इससे पहले अक्टूबर 2024 में सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में प्रदेश के 75 जिलों की सूची में प्रयागराज का 74वां स्थान था। हाईकोर्ट लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता रहा है। ऐसे में कानून व्यवस्था के मामले में प्रयागराज का निचले पायदान पर जाना चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रयागराज जोन की बात करें तो हमीरपुर एक बार फिर बेहतर साबित हुआ है। हमीरपुर 12वें स्थान पर है। हालांकि पिछली रिपोर्ट में हमीरपुर दूसरे स्थान पर था। इसी प्रकार पिछली रिपोर्ट में कौशाम्बी 5वें स्थान पर था, जबकि इस बार दूसरे स्थान पर पहुंच रिकॉर्ड बेहतर है। फतेहपुर की बात करें तो 25वें स्थान पर है, जबकि पिछली बार 27वें स्थान पर था। इसी प्रकार प्रतापगढ़ 18वें स्थान पर है। तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर उससे जुड़ी हुई यह बड़ी खबर है। कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई एक लेटेस्ट रैंकिंग रिपोर्ट जारी की गई है और पिछली बार की तरह इस बार भी प्रयागराज फिसड्डी ही साबित हुआ है। इस पूरे रैंकिंग के हिसाब से 74वें नंबर पर वह है और हालांकि कौशाम्बी की यदि बात की जाए तो वो दूसरे पायदान पर है। और प्रयागराज के बारे में आपको बता दें कि पिछली रिपोर्ट भी उसकी अच्छी नहीं थी, वह खराबी थी। पिछली बार भी वह 74वें ही पायदान पर था। हमीरपुर इस बार पिछले बार हमीरपुर दूसरे स्थान पर था, लेकिन इस बार वो भी रैंकिंग में फिसला है, 12वें स्थान पर आ गया है। और कौशाम्बी पिछली बार 5वें स्थान पर था, इस बार दूसरे स्थान पर पहुंचा है, तो कहा जा सकता है रिकॉर्ड बेहतर है। फतेहपुर 25वें स्थान पर है। प्रयागराज जोन में हमीरपुर ही है जो इस बार बेहतर साबित हुआ है। हमारे साथ हमारे संवाददाता आलोक सिंह जुड़ गए हैं प्रयागराज से, उनसे बातचीत करेंगे। आलोक, एक वो भी वक्त था जब महाकुंभ के आयोजन को लेकर संगम नगरी प्रयागराज की खूब वाहवाही हुई, समस्त जग में उसका नाम हुआ, और अब एक यह आलम है जब लेटेस्ट रैंकिंग रिपोर्ट जो जारी की गई है कानून व्यवस्था में, उसमें फिर से फिसड्डी, पिछले बार से भी कुछ नहीं सीखा। इस पूरे रैंकिंग रिपोर्ट के बारे में बताइए और अब आगे के क्या एक्शन लेने की बात कही जा रही है पुलिस विभाग की तरफ से। देखिए, बीती रात प्रयागराज के पुलिस आयुक्त का तबादला कर दिया गया है। तरुण गाबा अब आईजी लखनऊ रेंज होंगे और तेज तर्रार अधिकारी जो कानपुर के आईजी हैं जोगिंदर कुमार, वो यहाँ पर अब नए पुलिस आयुक्त होंगे। अगर बीते एक हफ्ते की बात की जाए तो बीते 24 घंटे में प्रयागराज में सोराव इलाके में एक पोते ने दादी की गला काट कर हत्या कर दी और बीती रात सिविल लाइन्स इलाके में भी एक युवक को गोली मार दी गई। ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा है जब हत्या की कोई वारदात ना हो या लूट की कोई वारदात ना हो। तो ये बढ़ते अपराधों की तस्वीर प्रयागराज में देखने को मिल रही है। और इसी के मद्देनजर जो पुलिस आयुक्त का महत्वपूर्ण पद था उनका तबादला किया गया, उनको लखनऊ का आईजी बनाया गया है और जोगिंदर कुमार यहाँ के नए पुलिस आयुक्त होंगे। जोगिंदर कुमार इससे पहले यहाँ पे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी रह चुके हैं और इन्होंने यहाँ पर सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। बेहद तेज तर्रार अधिकारी माने जाते हैं, लिहाजा उनको कमान सौंपी गई है प्रयागराज के पुलिस आयुक्त की। अब देखना है कि वो किस तरीके से कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराधों पे लगाम लगा पाते हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार ला पाते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा महसूस किया जा रहा था जब यहाँ पर रमित शर्मा जो इस समय एडीजी बरेली हैं, उनके समय में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बेहतर थी, लेकिन ऐन कुंभ के पहले उनको एडीजी बरेली का कार्यभार दिया गया था। रमित शर्मा के ही समय में पूरा अतीक अशरफ का जो के खिलाफ कार्रवाइयां हुई थी और बहुत तीव्र गति से ये कार्रवाइयां हुई थी। तो अब देर रात प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर का तबादला हुआ है। अब नए पुलिस कमिश्नर के सामने बहुत चुनौतियां हैं। बढ़ते अपराधों पे लगाम लगाना प्रमुख चुनौती उसमें होगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आलोक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए। और अगली बड़ी खबर मेरठ से आ रही है, जहां एक घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है। विभत्स घटना सामने आई है। मेरठ में एक किशोरी की चलती कार से फेंककर हत्या, दूसरी से हाईवे पर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में यह खबर सामने आ रही है। खुर्जा पुलिस ने हत्या के मामले में यह कार्रवाई की है और पंजीकृत किया है। इस घटना ने पुलिस की सतर्कता पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। गौतम बुद्ध नगर की सूरजपुर थाने की पुलिस की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है।
गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए 3 दिन तक मृतक किशोरी के परिजन भटकते रहे। मेरठ के जानी थाने की पुलिस ने भी शव बरामद होने के बाद सक्रियता नहीं दिखाई। शिनाख्त से लेकर पोस्टमार्टम कराने तक में लापरवाही सामने आई है। पोस्टमार्टम कराने के लिए 9 मई की पूरी रात खुर्जा पुलिस के साथ किशोरी के परिजन मेरठ में भटकते रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आ रही है, जहां हाईवे पर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस अब तो सख्त नजर आ रही है, लेकिन उस वक्त सख्त नहीं थी जब उन्हें होना चाहिए था। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजन सोनकर जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे। राजन, अपने आप में बेहद हैरान और विभत्स करने वाली ये खबर, कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा करने वाली खबर, इस पूरे खबर के बारे में बताइए और अभी तक क्या कुछ किया है पुलिस विभाग ने, या हर बार की तरह वही लापरवाही? हाँ देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये लापरवाही सामने आई है, जो बदमाश है उनकी घेराबंदी भी की जा रही है, लगातार पुलिस अपनी कार्रवाई भी कर रही है। वहीं सबसे बड़ा सवाल यह है कि आए दिन इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो मेरठ में लगातार देखने को मिलती हैं। कहीं ना कहीं इससे पुलिस के इकबाल को चुनौती भी माना जाता है, क्योंकि पुलिस लाख दावे करती है कि किसी भी तरह के अपराध को वो लगातार रोक रही है और रोकने में कामयाब भी हासिल कर रही है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं ये अपराध जो है वो पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल भी खड़े करते हैं और ये चौंकाने वाले खुलासे होते हैं, क्योंकि एक बड़ी वारदात, रेप, गैंगरेप, हत्या, लूट, डकैती, इस तरीके के जो मामले हैं वो मेरठ में लगातार सामने आ रहे हैं। राजन, हुआ क्या है इस मामले के बारे में भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, देखिए ये रेप से संबंधित मामला है, इसमें पुलिस ने कार्रवाई करी है। वहीं जो इस कार है, जो कार से रिलेटेड ये मामला है, क्योंकि कार में बताया जा रहा है कार में खींच के रेप करने का प्रयास किया गया है या रेप किया गया है। इस पूरे मामले पर फिलहाल अभी पुलिस चुप्पी साधे हुए है, कुछ भी कहने से बच रही है। अभी ऑफिशियल बाइट भी हमारे पास नहीं आई है। तो वहीं ये रेप से जुड़ा हुआ मामला, पुलिस इसमें मॉनिटरिंग कर रही है। एसपी सिटी और एसपी देहात की भी टीमें इसमें लग रही हैं और थाना क्षेत्र जो सीओ सर्कल का है उनसे भी बातचीत की जा रही है। बहुत जल्द इस पूरे मामले में जो है खुलासा होगा, तो सनसनीखेज खुलासा होने वाला है। ठीक, बहुत धन्यवाद राजन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। परमहंस योगानंद के जन्म के 132 वर्ष बाद उनकी जन्मभूमि पर योग भूमि के निर्माण की नींव रखने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योगानंद से गोरखपुर और गोरखनाथ मंदिर के गहरे रिश्ते की विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि परमहंस योगानंद के मन में योग और अध्यात्म का बीजारोपण बाल्यकाल में गोरखनाथ मंदिर आने जाने के दौरान हुआ। गोरखनाथ मंदिर के प्रति लगाव का ही परिणाम था कि बाल्यकाल में ही वह संत हो गए और क्रिया योग को दुनिया भर में स्थापित करने में सफल हुए। मात्र 60 वर्ष के जीवन काल में योग के जरिए वैश्विक क्षितिज पर छा गए। योगी ने बताया कि योगानंद ने अपनी आत्मकथा के जन्मस्थली के रूप में गोरखपुर का जिक्र किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में ऐसे ऋषि मुनि संत की लंबी परंपरा रही है, जिन्होंने अपनी साधना की सिद्धि और चेतना के विस्तार से ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को भी उद्घाटित कर दिखाया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।